तो स्टार्टिंग विद ईथर्स, ईथर्स, ईथर जिसको हम बोलेंगे ROR, ठीक, ये ईथर है। अब सबसे पहले थोड़ा बहुत ईथर के नाम के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, नोमेनक्लेचर के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। जैसे बेटा मान लो मेरे पास CH3OCH3 है, अब मुझे इसका नाम देना है। यहां तो मैं इसको ऐसे नाम दे सकता हूं, यहां दोनों साइड क्या है, मिथाइल, तो बोल सकता हूं डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। और या फिर आयुपेक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली एक ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ ले लेंगे, तो एक कार्बन विद ऑक्सीजन मिथॉक्सी, और यहां एक कार्बन है मीथेन, तो इसको मिथॉक्सी मीथेन भी बोल सकते हैं, मिथॉक्सी मीथेन भी कह सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से बेटे अगर मान लो मेरे पास CH3 CH2O CH2 CH3 है, ठीक। अब इसमें ऑक्सीजन के आसपास दो इथाइल ग्रुप है, यू कैन नेम इट एज डाई इथाइल ईथर, इसको डाई इथाइल ईथर बोल सकते हैं। और या फिर एक ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ ले सकते हो इथॉक्सी, और फिर दो कार्बन वाला ही बचा इथॉक्सी इथेन, सो दिस कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज इथॉक्सी इथेन, ठीक। उसी तरह से सर ये तो दोनों साइड हमारे पास दोनों साइड ग्रुप सेम थे, सो ये कहलाते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स। पर अगर अनसिमेट्रिकल ईथर होते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर जैसे कि CH3O C2H5, अब इसका दो नाम हो सकते हैं। देखो बेटा ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, सो दिस कैन बी रिटन एज इथाइल मिथाइल ईथर, दिस कैन बी रिटन एज इथाइल मिथाइल ईथर। और यू कैन से ये छोटे ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ लिख करके हम लिखते हैं मिथॉक्सी, मिथॉक्सी और आगे इथेन, सो दिस कैन बी रिटन एज मिथॉक्सी इथेन। छोटे ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ लिखना है और बड़ी चेन को एज इट इज लिख देना है। क्लियर हो गया। जैसे बेटे अगर मान लो हमारे पास इस तरह का कोई ईथर है, ठीक है, अब ये एरोमेटिक ईथर है, इसका नाम हो सकता था या तो मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, या फिर मैंने बोला छोटे वाले को आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। और बेटे इसका एक कॉमन नाम और भी बन जाता है विच इज कॉल्ड एज एनिसोल, इसको हम एनिसोल भी बोलते हैं, ठीक। इसी तरह से बेटे अगर मान लो हमारे पास यहां पर OC2H5 है, सो ये बना इथाइल फिनाइल ईथर, दिस कैन बी रिटन एज इथाइल फिनाइल ईथर, या फिर लिख सकते हो इथॉक्सी बेंजीन। और बेटा कॉमन नेम इसका एक और बन जाता है, कॉमन नेम का कोई लॉजिक नहीं होता, अलग अलग जगह पे अलग अलग लॉजिक लगते हैं, इसको फिनिटोल भी बोलते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फिनिटोल। तो ये थोड़े से नाम है इसके बेटा, ठीक है जी। तो इजीली आप आई थिंक सो कर सकते हो, ठीक। अगर मान लो हमारे पास ऐसा हो जाए CH3CH CH3OCH3, अब इसका आयुपेक नेम हमारे को बोला गया है, हमें पता है कि छोटे वाले को हम ऑक्सी के साथ लिखते हैं, चेन यहां से शुरू हो जाएगी, ठीक। तो हम लिखेंगे 2-मिथॉक्सी प्रोपेन,
ठीक, इस तरह से करके आयुपेक नेम ईथर के बहुत आसानी से दिए जा सकते हैं। ठीक है जी, बोलो बेटा, कर लोगे बच्चे? यू गॉट इट और नॉट? ओके, अब देखो बेटा इसकी प्रेपरेशन की बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर। ठीक, इसको कैसे हम प्रिपेयर करें। तो चलिए, प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। प्रेपरेशंस, देखो बेटा इसकी सारी प्रेपरेशंस आप ऑलरेडी कर चुके हैं येट। ठीक, फिर भी एक बार रिवाइज करवाना मेरी जिम्मेवारी है। जैसे बेटे सबसे पहले होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास अल्कोहल होती है ROH, अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करता हूं एट 413 केल्विन, टेम्परेचर कम रख के, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन हो जाती है, लो टेम्परेचर पे बेटा एलिमिनेशन नहीं होती, इसकी क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, एंड वी गेट ईथर्स। बोलो बेटे इसका मैकेनिज्म भी कर रखे हो कि नहीं कर रखे हो? करवाया है ना मैंने। तो जैसे आपके पास मान लो इथाइल अल्कोहल है और मैंने यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है, 413 केल्विन पे डाला है। ठीक, तो हमारे पास क्या बनता है, C2H5O C2H5, इथेन बन जाती है बेटा। इसी तरह से दिस रिएक्शन कैन बी डन विद Al2O3, टेम्परेचर समवट मोर रहेगा। ठीक, तब भी हमारे पास ईथर बनते हैं, तो दैट कैन आल्सो बी डन Al2O3 एट 513 केल्विन। तो यहां पे हमारे पास C2H5O C2H5 ईथर बन जाता है। सो ये डिहाइड्रेशन, इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी बेटे मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है जी, देखो बेटा, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं बच्चे, इस रिएक्शन की, इस डिहाइड्रेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है, यहां बन रहा है सिमेट्रिकल एल्कीन्स, सिमेट्रिकल ईथर्स डाल रहा है। अगर मान लो अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना हो तो दो अलग अलग एल्कोहल लेने पड़ेंगे, which give rise to a complex mixture, जिसको सेपरेट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है जी, अगर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ unsymmetrical ethers from this reaction it gives a mixture। ठीक, सेपरेट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। जैसे मान लो मैंने एक तो लगा दिया बेटा CH3OH, दूसरा लगा दिया C2H5OH और H2SO4 डाल दिया एट 413 केल्विन। तो बेटे ऑब्वियसली हमारे पास क्या हो सकता है, हम तो इसका एक ही मोल थोड़ी डालेंगे, हम तो इसका सैंपल डालेंगे, तो इसका ईथर भी बन सकता है, यानी डाइमिथाइल ईथर भी बन सकता है, इसका ईथर भी बन सकता है, यानी डाई इथाइल ईथर भी बन सकता है, और इन दोनों के रिएक्शन से भी हो सकता है कि इस तरह से बन जाए। ठीक, इवन इसमें कुछ प्रोडक्ट एलिमिनेशन के भी तो आ सकते हैं। सो यानी देयर इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, तो मुश्किल होता है इसको। दूसरी बात, यहां से हमारे पास टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन शुड बी वेरी केयरफुली कंट्रोल्ड। इसकी लिमिटेशन है टेम्परेचर हैज टू बी केयरफुली कंट्रोल्ड।
carefully controlled, otherwise elimination will take place. Otherwise elimination will take place. Elimination will take place. ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से बेटा टर्शियरी ग्रुप वाले ईथर बनाना इज क्वाइट डिफिकल्ट. It cannot be used for preparation of ethers with secondary and tertiary groups because उसमें एल्कीन का प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाएगा. Because they prefer tertiary or secondary, generally prefer elimination. So we cannot prepare ethers with tertiary or secondary groups as elimination product may supersede. एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज्यादा हो सकता है बेटा. ठीक, तो ये लिमिटेशन है, इसलिए इसको हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं बेटा. ठीक, एक दूसरा रिएक्शन कर लेते हैं फिर अपन लोग. जो दूसरा रिएक्शन है ईथर की फॉर्मेशन का, वो है विलियमसन सिंथेसिस. देखो मैकेनिज्म इसका भी कर चुके हो, मैकेनिज्म विलियमसन सिंथेसिस का भी तुम कर चुके हो. मैकेनिज्म विलियमसन सिंथेसिस का भी तुम कर चुके हो बेटा. ठीक, विलियमसन सिंथेसिस. ठीक, मैकेनिज्म आप इसका भी कर चुके हो. विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है? हमने किसी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाना है विद एनी एल्कोक्साइड. ठीक, तो होता क्या है भाई, यहां से हम बाहर निकालते NaCl और ईथर बना दिया करते. इसका पूरा मैकेनिज्म, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर किया गया है ऑलरेडी. जैसे मान लो आपको बोल दिया गया कि इथाइल क्लोराइड is reacted with sodium ethoxide, and the ether thus formed is, obviously यहां से इसको बाहर निकालेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा? C2H5O C2H5 ईथर. नो डाउट यहां एक चीज भूलने की नहीं है कि यहां एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमेशा साथ में रहेंगे बच्चे. और टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर, इसके लिए हमने आपको बताया था दो चॉइसेस होती हैं. चॉइस वन मैंने कहा था कि आप टर्शरी एल्कोक्साइड ले ले, और इथाइल हैलाइड ले ले. चॉइस 2, या फिर आपने टर्शरी हैलाइड लिया होता और उसके साथ आपने इथोक्साइड प्राइमरी ले लिया होता. तो मैंने ये बताया था आपको कि ऐसा होता है कि यहां से तो हमारे पास फिर भी ईथर की प्रोडक्शन डेफिनेटली हो जाती है और हमारे पास बन जाता है टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर. यहां से तो प्रोडक्शन हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन दिस प्रेफर्स एलिमिनेशन, और यहां से ऐसा ना हो करके आइसोब्यूटाइलीन की फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक, क्योंकि टर्शरी हैलाइड प्रेफर्स
एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि बेस इज हाईली स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव टर्शियरी हैलाइड. टर्शियरी हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस गिव्स अस एलिमिनेशन. तो अगर आपको टर्शियरी ग्रुप वाला ईथर बनाना है तो आप ये तो प्राइमरी ही लोगे, एल्कोक्साइड टर्शियरी ले सकते हो. बोलो याद आया बच्चे? और इसमें इसीलिए लिमिटेशन भी लिखवाई गई थी, इसीलिए इसमें लिमिटेशन लिखवाई गई थी. पहली लिमिटेशन थी इसमें कि डाइटर्ट ब्यूटाइल ईथर, डाइटर्ट ब्यूटाइल ईथर कैन नॉट बी फॉर्म, कैन नॉट बी फॉर्म. ये बन ही नहीं सकता इससे. ठीक, क्यों? इससे हमें दोनों साइड देख ले. टर्शियरी ग्रुप है तो हमें हैलाइड टर्शियरी लेना ही पड़ेगा, जिसमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमेशा मेजर रहेगा. ठीक, और ऐसी दूसरी लिमिटेशन बताई थी आपको कि हम इस तरह का ईथर भी इससे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऐसे में हमें एराइल हैलाइड लेने पड़ेंगे और एराइल हैलाइड के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बहुत मुश्किल होते हैं. ठीक, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन हाइड्रोजन आसानी से रिप्लेस नहीं होता है. तो ये दो लिमिटेशंस आपको वहां पे क्लियर की गई थी. उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे समझ में आती है. ठीक, जैसे एक और भी हम इस पे पढ़ सकते हैं, ये मिटा दूं जी. जैसे कि अगर मान लो फॉर प्रेपरेशन ऑफ एनिसोल, प्रेपरेशन ऑफ एनिसोल. अब एनिसोल क्या था? बेंजीन के ऊपर OCH3. अगेन वी हैव टू चॉइसेस टू दैट. अभी भी हमारे पास इसमें दो चॉइसेस होती. एक चॉइस तो ये होती कि हम सोडियम फिनॉक्साइड लेते और मिथाइल हैलाइड लेते. लेकिन चॉइस नंबर 2 थी कि हम ऐसा करते हैं कि यहां पे हैलाइड ले लेते हैं और इसका सोडियम मिथॉक्साइड ले लेते हैं. तो क्या दोनों यूज हो सकती हैं? देखो बेटा, फर्स्ट में तो ठीक है, यहां से Na और Cl निकला और एनिसोल की प्रोडक्शन हो गई, डन. यहां से एनिसोल बन गया. लेकिन बेटा यहां से ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि अराइल हैलाइड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इसको तोड़ना मुश्किल होगा. ठीक, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं देगा. बोलो बच्चे, ये भी समझ में आया? और यही वजह है कि हमारे पास ये भी नहीं बनेगा. तो लिमिटेशंस आपको क्लियर हो गई होगी. ओके, आगे चलते दोस्तों. अब ईथर की अगली फॉर्मेशन देखिएगा प्लीज. देखो, अगली फॉर्मेशन ऑफ ईथर की अगर हम बात करें, ठीक, ये भी हम पहले, मैंने कहा ये सारे रिएक्शन आप पहले कर चुके हो, विद मैकेनिज्म कर चुके हो. मान लो हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, इसको Ag2O ड्राई के साथ रिएक्ट करेंगे. Ag2O ड्राई. आपको ये भी मैंने करवाया था, Ag2O मॉइस्ट हो तो AgOH होता है, ड्राई हो तो Ag2O ऐसे करके रिएक्ट करेगा एंड यू गिव राइज टू एन ईथर. सो दिस ऑलरेडी वी हैव डन. बोलो, करे हो पहले कि नहीं करे हो ये रिएक्शन भी? सो बच्चों, ये भी कर चुके हो तुम. अब आएगा एक स्पेशल मेथड फॉर स्पेसिफिकली मिथाइल और इथाइल ईथर्स. स्पेसिफिकली फॉर मिथाइल एंड इथाइल ईथर्स. इसमें हम किसी अल्कोहल के साथ
जैसे अल्कोहल हो गया CH3 CH2OH, डाईएजोमीथेन का रिएक्शन करवाते हैं, डाईएजोमीथेन का रिएक्शन हम इस पे करवाएंगे, ठीक। और इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड इसको हीट कर लेंगे बच्चे। क्लियर हो गया कि नहीं? डाईएजोमीथेन के साथ ये रिएक्शन होता है बच्चे, ठीक। और हम जब भी हीट करते हैं N2 निकल जाता है, तो CH2 यहां जुड़ेगा, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3 CH2O CH3। ठीक है जी, ये रिएक्शन बेसिकली रहता है इसमें, ठीक। बट इसमें स्टेबल सिर्फ डायजोमीथेन या डायजोइथेन होती है, इसलिए सिर्फ मिथाइल और इथाइल ईथर इससे बनाए जा सकते हैं, और बनाने मुश्किल होते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं ये बात आसानी से समझ में आ जाती है आपको। हाँ जी, मैं थोड़ा सा वैसे बता देता हूं कि हाउ दिस रिएक्शन मूव्स, अगर आपको नहीं समझ में आया। देखो ये इस तरह का होता है बेटा, डाईएजोमीथेन इज लाइक दिस, डाईएजोमीथेन इज लाइक दिस, ठीक है जी। और इस पे बेटे फ्लोरोबोरिक एसिड का रिएक्शन होगा। अब फ्लोरोबोरिक एसिड विल ब्रेक अप इनटू H positive and BF4 1 negative, ठीक। आपको अच्छे से पता है भैया कि यहां तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पे भी जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर उधर जाता रहेगा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज इधर उधर जाता रहेगा। तो ये वाला H नेगेटिव पे और ये पॉजिटिव चार्ज जुड़ करके एक सॉल्ट बना लेते हैं, CH3H ये जुड़ा, N पॉजिटिव, BF41 नेगेटिव, ये सॉल्ट बन जाता है बच्चे। अब ये सॉल्ट जैसे बनता है, जब इसको आप हीट करते हो, दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल क्या होता है? N2। तो नाइट्रोजन इज गिवन ऑफ मिथाइल कार्बोक्साइड इज फॉर्म्ड, नाइट्रोजन इज गिवन, BF41 नेगेटिव इज गिवन, एंड दिस मिथाइल फर्दर रिएक्ट्स ऑन अल्कोहल, ठीक। और ये SN रिएक्शन हो जाता है फिर, ठीक। और फिर हमारे पास इजीली ये फॉर्मेशन हो जाया करती है, ठीक। हमारे पास रहेगा ROCH3, ठीक। SN रिएक्शन ये हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर हो गया बच्चे? सो ये रिएक्शन डायजोमीथेन के साथ, इससे सिर्फ मिथाइल या इथाइल ईथर आते हैं। तो ये ईथर की चंद फॉर्मेशंस हैं, और ईथर जनरली बनाई विलियमसन सिंथेसिस से जाती है, ठीक। पर बेटा ईथर को बनाने के बाद कभी भी इसको स्टोर नहीं करते। ईथर को जब भी हमें बनाना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाना है, ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर शुड नेवर बी यूज्ड। जो ओल्ड सैंपल होता है ईथर का, उसको यूज नहीं करते। ये सनिकेत क्या पूछना चाह रहे हो भाई? सर यहाँ पे जो हमारे पास अल्कोहल है, सर वो एसिड की तरह रिएक्ट करके सर HBF4 नहीं दे सकता वापस से? बेटे HBF4 जो है वो तो स्ट्रॉन्गर एसिड है ना बेटा, यस सर। तो वो देगा कि अल्कोहल आसानी से देगा। ओके सर। सो अब बेटा हम रिएक्शंस ऑफ ईथर की बात करेंगे, ईथर के रिएक्शंस। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा था कि ओल्ड सैंपल of ethers must not be used, must not be used, yani ether are always formed freshly prepared. Ethers are always used freshly prepared. जो भी ईथर यूज करते हैं
वो फ्रेशली प्रिपेयर ही करने हैं, ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखो मान लो मेरे पास कोई ईथर है CH3 CH2O CH2 CH3। अगर हम इसको एयर में रखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में एयर में रखते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और हमारे पास बन जाता है CH3 CH2O CHOOH और ये CH3, यानी इस पर्टिकुलर C2H बॉन्ड में ऑक्सीजन ऐड ऑन हो जाए। इसको बोलते हैं हाइड्रोपरऑक्साइड्स। हाइड्रोपरऑक्साइड्स, हाइड्रोपरऑक्साइड जो होते हैं बेटा ये एक्सप्लोसिव होते हैं, दे आर एक्सप्लोसिव। क्योंकि ये एक्सप्लोसिव होते हैं और ओल्ड सैंपल में पड़े हुए होते हैं तो वी शुड नेवर यूज एन ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर। अगर हमें ईथर चाहिए उसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड उसी समय बनाया जाए। पर कई लोग कंजूस होते हैं, है ना भाई, उनको है कि चलो यार बना के रख लिया है तो अब यूज करना ही है। अगर आपको ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर यूज करना ही है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालोगे, FeSO4 followed by addition of KCNS, पोटाशियम थायोसाइनेट। पोटाशियम थायोसाइनेट होता क्या है, ये जो परऑक्साइड हाइड्रोपरऑक्साइड है ये फिर इसको फेरिक में कन्वर्ट कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। आपको पता है परऑक्साइड आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके किसमें बना देती है, फेरिक में। और फेरिक जो है, फेरिक आयंस ये इसका रिएक्ट करते हैं, फेरिक थायोसाइनेट देते हैं विच इज ब्लड रेड इन कलर। फेरिक थायोसाइनेट विच इज ब्लड रेड इन कलर। तो अगर हमें ब्लड रेड कलर नजर आ रहा है इसका मतलब हाइड्रोपरऑक्साइड प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोपरऑक्साइड ने क्या किया, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट किया और फेरिक KCNS के साथ रिएक्ट करके ब्लड रेड कलर दे रहा है। इसका मतलब हाइड्रोपरऑक्साइड प्रेजेंट है, खतरा है, इस सैंपल को नहीं यूज करना चाहिए, फेंक देना चाहिए। तो दिस इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोपरऑक्साइड्स। पर मैं कंजूस होगा क्या कर, है ना भाई। अगर कोई बहुत ही कंजूस है तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब यूज करना ही है, सोच ही लिया है यूज करना ही है, तो आप ऐसा करो इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालो या फिर और KI डालो एंड शेक शेक शेक, हाइड्रोपरऑक्साइड्स विल ब्रेक। क्या शेक शेक शेक, हाइड्रोपरऑक्साइड्स विल ब्रेक। ठीक, तो अगर आपको ओल्ड सैंपल यूज करना ही है तो आप उसमें फेरस सल्फेट या फिर KI डाल दो, ये दोनों आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं और इसको इसके साथ शेक कर दे तो जो हाइड्रोपरऑक्साइड बना होगा वो टूट जाएगा एंड देन यू कैन यूज ईथर्स इजीली। सो ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर शुड नेवर बी यूज्ड, एज यू कैन से ओल्ड सैंपल में हाइड्रोपरऑक्साइड होते हैं व्हिच आर एक्सप्लोसिव इन नेचर, गॉट इट और नॉट। तो इसलिए हम उसका पहले यहां तो टेस्ट कर लें अगर यूज करना है, कैसे, FeSO4 फॉलोड बाय एडिशन ऑफ KCNS, जिससे फेरिक थायोसाइनेट ब्लड रेड कलर मिल जाएगा। अगर फिर भी यूज करना है तो आप FeSO4 या फिर KI डालें एंड शेक शेक शेक, हाइड्रोपरऑक्साइड विल ब्रेक। उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक, समझ में आ गया। नाउ फर्दर केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। देखो बेटा ईथर जो होती हैं, ईथर आर जनरली सिडेटिव। सिडेटिव मतलब इनके रिएक्शन ज्यादा नहीं, दे वेरी साइलेंट इन रिएक्शन, बहुत ज्यादा रिएक्शन ये शो नहीं करते, दे डोंट शो मच रिएक्शंस। ठीक, क्लियर, दे डोंट शो मच रिएक्शंस, बहुत ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करते। बट येट सम ऑफ द रिएक्शंस, सबसे पहले एज ईथर्स आर Lewis bases, Lewis bases, ठीक, क्यों, there is a lone pair or oxygen which can be given, so ethers are definitely Lewis bases। और Lewis base है तो फिर Lewis acid का रिएक्ट करेंगे, reaction with
लुईस एसिड्स, लुईस एसिड के साथ रिएक्शन देखिएगा। वेरी वेरी सिंपल है भाई। अगर मान लो हमारे पास ROR है और इसमें हमें पता है लोन पेयर है और मैंने लुईस एसिड लगा दिया, जैसे BF3 लगा दिया, BF3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, coordinate covalent bond like this, and this is called as etherates. Etherates, ठीक है। तो लुईस एसिड के साथ दे फॉर्म etherates, लुईस एसिड के साथ दे फॉर्म etherates, वेरी वेरी सिंपल। और बेटे इसी में आपको मैंने एक बात बताई थी, याद होगा तुम्हें, कि Grignard reagent can only be formed in ether, reacted inside ether, can never be separated, है ना भाई। Grignard reagent can only be formed in ether, reacted in ether, can never, should never be separated, can नहीं, should never be separated। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी GR के फॉर्मेशन में, कि जो Grignard reagent होता है ड्राई स्टेट में एक्सप्लोसिव होता है, and it is only soluble in ether because of the formation of etherates, है ना। So Grignard reagent can work as a Lewis acid. So Grignard reagent is RMgX and it reacts with ether to form this sort of etherate, और जिसकी वजह से ये सिर्फ soluble ही किसमें है, this is only soluble, only and only soluble in ether, ठीक। और उसी में हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, बेंजीन में सॉल्युबल होता नहीं है, इट फॉर्म्स एन ईथरेट लाइक दिस, बेंजीन में डिसॉल्व करता नहीं है, ठीक, और ड्राई स्टेट में इसको रिएक्ट करते नहीं है, इस वजह से इस तरह का ईथरेट बनता है बेटा इसमें। तो दैट इज हाउ ईथर कैन रिएक्ट विद लुईस बेसिस। आर यू क्लियर बच्चे? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ईथर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एकमात्र रिएक्शन है जो पूछा जाएगा आपसे, बाकी कोई पूछने वाला है ही नहीं ईथर में। ये रिएक्शन विद प्रोटिक एसिड्स, रिएक्शन विद प्रोटिक एसिड्स, रिएक्शन विद प्रोटिक एसिड्स, प्रोटिक एसिड्स like H3PO4, H2SO4, HX etc. जैसे मान लो मैंने कोई ईथर ले लिया ROR और इसका रिएक्शन H2SO4 से कर दिया, बेटा H2SO4 will give us H positive. H positive will attack on the lone pair of ether और बाकी नेगेटिव पार्ट यहां। So this is called as oxonium salts, very important. These are called as oxonium salts. ये oxonium salt है बेटा, ठीक ना। Please see this, very important. मान लो मेरे पास C2H5O, C2H5 और इसको HI से रिएक्ट करवा दिया। This is utmost of important, this is the only reaction you will get in your papers. तो जैसे ये भी H पॉजिटिव देता है, यही अटैक होगा, C2H5O, C2H5 यहां पर H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, ये बन गया बेटा, यानी यहां पे ऑक्सोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस, अगर बेटे मैंने इसको हीट कर दिया तो आयोडीन विल वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड आयोडीन विल रिएक्ट, अटैक ऑन दिस एंड दिस विल बी गिवन ऑफ
तो बेटे हमारे पास ये बॉन्ड टूट जाएगा, रिएक्शन SN2 हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H5I प्लस C2H5OH. Alcohol and iodine, very important reaction. This is one of the most important reaction बच्चों, ठीक, very important. जैसे कि ये तो सिमेट्रिकल ईथर था, कोई बात नहीं, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर होता CH3O CH2 CH3 HI के साथ रिएक्ट करवाते, ठीक। अब हम यहां पे पहले लगा देते CH3O C2H5 H1 पॉजिटिव I नेगेटिव. नाउ हीट करके अब आयोडाइड कहां अटैक करता, याद रखना, क्योंकि रिएक्शन SN2 है, क्योंकि रिएक्शन SN2 है तो छोटे पार्ट का हैलाइड और बड़े पार्ट का क्या बनाओगे, अल्कोहल. वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे पार्ट का हैलाइड, बड़े पार्ट का अल्कोहल. क्यों बेटा, SN2 में iodide will only attack where steric hindrance is less. तो steric hindrance is less at smaller part. तो छोटे पार्ट का हैलाइड और बड़े पार्ट का आपने अल्कोहल बना देना है. स्मॉलर हैलाइड एंड बिगर अल्कोहल बना देना. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट. जैसे आपको बोल दिया एनिसोल है और एनिसोल के साथ आपने हीट कर दिया HI को, हीट कर दिया HI को, तो व्हाट विल हैपन इन दिस, बेटा छोटे पार्ट का हैलाइड यानी CH3I प्लस फिनोल इज गिवन आउट. छोटे पार्ट का हैलाइड, बड़े पार्ट का अल्कोहल. अब ऐसा क्यों है, दैट इज वेरी सिंपल. एज रिएक्शन इज SN2, as reaction is SN2, iodide will attack only on the lesser, you can say sterically hindered carbon. जहां पे सबसे कम स्टीरिक हिंडरेंस होगी वहां पे अटैक होगा. गॉट इट और नॉट? जल्दी बोलिए. लेकिन कहानी से आगे वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन. छोटे पार्ट का हैलाइड, बड़े पार्ट का अल्कोहल, ये तो भूलने का नहीं. लेकिन अब देखो, अगर मान लो मेरे पास इस तरह का कोई ईथर है, प्लीज सी दिस, एक साइड टर्शरी पार्ट है, अब मैं इसको HI के साथ रिएक्ट करवाना चाहता हूं, बिकॉज दिस इज द टर्शरी पार्ट एंड टर्शरी पार्ट कैन प्रेफर SN1 ऑल्सो. और SN1 जो होता है उसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल इसी का बनेगा. तो ऐसे केस में मीडियम देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें अगर मैंने लिखा HI 57%, नाउ अगर आप लिखते हो HI 57%, तो 43% क्या है बेटा? व्हाट इज देयर इन 43%? ऑब्वियसली वाटर. वाटर है तो प्रोटिक सॉल्वेंट, और प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन, SN1 में कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? टर्शरी. तो टर्शरी पार्ट का यानी बड़े पार्ट का हैलाइड बन गया, क्योंकि रिएक्शन कौन सा हो गया था? SN1 हो गया था. तो यहां बड़े पार्ट का हैलाइड और छोटे पार्ट का अल्कोहल बन गया. टर्शरी पार्ट का हैलाइड बिकॉज रिएक्शन वाज SN1. हाँ, इसी में अगर हमारे को लिखा होता HI in the presence of ether itself, ठीक है जी. नाउ अभी क्या, मीडियम इज एप्रोटिक. एप्रोटिक मीडियम लीड्स टू SN2. तो छोटे पार्ट का हम अगेन से हैलाइड बनाते और बड़े पार्ट का अल्कोहल बनाते अगर आपका मीडियम एप्रोटिक होता. तो अगर मीडियम प्रोटिक है तो डेफिनेटली हमारे पास टर्शरी पार्ट का क्या बनाओगे, क्योंकि तब SN1 होगा. पर सर अगर हमें मीडियम लिख के ना दिया, अगर मीडियम लिख के ना दिया तो यही वाला लेना है. मीडियम लिख के ना दिया होता है, सीधे HI लिख के दिया होता तो समझ लो वाटर है. सो SN1 करवाना है. बोलो इज इट क्लियर? इसी तरह से बेटे अगर मान लो बेंजाइल ईथर्स होते हैं, बेंजाइल मिथाइल ईथर, क्योंकि बेंजाइल इज अनदर थिंग व्हिच फॉर्म द स्टेबल कार्बोकेटाइन that can also give SN1.
और यहां पे अगर HI लिखा है 57%, अगेन वी विल बी डूइंग SN1, और SN1 से बेटा हम कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाएंगे बेंजाइल, तो बेंजाइल आयोडाइड और साथ में बनेगा मिथाइल अल्कोहल। बट यहां पे भी अगर HI लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर और एनी ए प्रोटिक सॉल्वेंट DMSO एटसेट्रा, यहां पे SN2 हो जाएगा, और फिर छोटे पार्ट का हमारे पास हलाइड और बड़े पार्ट का अल्कोहल बनाओगे। और अगर कोई मीडियम नहीं लिख के दिया, सिर्फ HI, तो यही वाला पोर्शन करोगे SN1 वाला, क्योंकि ये पूछा ही इसलिए हो सकता है और कोई रीजन ही नहीं हो सकता। बोलो बेटा ये क्लियर हुआ कि नहीं? दिस इज अटमोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट। यही एक रिएक्शन है ईथर का जो आपसे पूछा जाएगा, और कोई रिएक्शन ईथर में है ही नहीं जिसको कोई हम बहुत अच्छा कुछ करवा दें और आपको बहुत मजा आ जाए उसको सुन करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट इज वेरी सिंपल, यही एक रिएक्शन है ईथर का। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ऑक्सोनियम सॉल्ट क्या होते हैं वो समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि अगर हम उसको हीट कर देते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट को, तो छोटे पार्ट का हमारा हेलाइड या फिर जो भी बनाना चाहते हो वो छोटे पार्ट का बनेगा। लेकिन अगर SN1 हो सकता होगा, ठीक, यानी एक साइड टर्शरी या बेंजाइल या अलाइल ग्रुप हो, तो हम SN1 करेंगे। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट, अगला देखिए ईथर का रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ईथर, देखिए बेटा ईथर में अगर मान लो CH3 CH2O CH2 CH3, इसकी हैलोजिनेशन करनी है क्लोरीन की प्रेजेंस डार्क में, तो बेटे इसका एक एक करके हैलोजन रिप्लेस होगा। पहले ये वाला हैलोजन रिप्लेस हुआ, CH3 CHCl O CH2 CH3, ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन का पहले रिप्लेस करेंगे तो सबसे ज्यादा वही पोलर रहेगा। अब फर्दर इसमें फिर क्लोरीन लगाई, पर अभी भी डार्क रखा, तो बेटा दूसरी साइड से हैलोजन रिप्लेस कर देना, ठीक, CH3 CHCl O CHCl CH3, और इसी तरह से आप इसको रिप्लेस करते चले जाएंगे। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में आपने बत्तियां जगा देती, लाइट जला दी, बत्तियां, है ना, तो क्लोरीन को सारे हाइड्रोजन एक ही बार में दिखेंगे, और उससे सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा क्लोरीन सीधे ही। CCl2 CCl2 CCl3, सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गए। इसको बोलेंगे पर क्लोरोईथर्स, पर क्लोरोईथर्स, तो इससे पर क्लोरोईथर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक, क्लियर। ये सारे रिएक्शन थे सिर्फ ईथर के, इतने से। हाँ, अब रह गई बात कि अगर हमारे पास एरोमेटिक ईथर हो, इन एरोमेटिक ईथर्स we get ESR, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां बेंजीन रिंग है वहां तो होगा ही, और हमें पता है कि अगर अब मैंने यहां बेंजीन के ऊपर OCH3 या कुछ भी लिया, ये एरोमेटिक ईथर, हमें ये भी मालूम है कि इसका प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट है तो बेंजीन रिंग इज एक्टिवेटेड, बेंजीन रिंग इज एक्टिवेटेड, रिंग इज एक्टिवेटेड। एक तो बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड है बेटा, पहली बात तो बेंजीन रिंग क्या है, एक्टिवेटेड है बच्चे, ठीक है जी। और दूसरी बात, एक तो बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड है यहाँ पर, और दूसरी खास बात यहाँ पे क्या है कि इसमें रिएक्शन जो है वो बेंजीन रिंग इज एक्टिवेटेड, लेकिन रिएक्शन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि OCH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इसमें कुछ भी करवा लो। मान लो आपने हैलोजिनेशन करवाई, क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो ऑर्थो पैरा पे हो जाएगी,
OCH3, और दो पे क्लोरीन या फिर पैरा पर क्लोरीन। ठीक, मान लो आपने नाइट्रेशन करवाई HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमारे पास OCH3 और दो पे नाइट्रो और पैरा पे नाइट्रो। ठीक, अगर आपको सल्फोनेशन करवा दी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में, तो सल्फोनिक एसिड दैट टू एट ortho and para positions, nothing very important. Already you have done these reactions before in many particular things. ठीक, इस पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी इजीली होते हैं। ठीक, तो फ्रीडल क्राफ्ट में अगर CH3Cl in the presence of AlCl3, तो बेटा जी आपकी एल्काइलेशन हो जाएगी on ortho positions as well as on the para positions. मैकेनिज्म आप पहले कर चुके हैं, सबके ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। ये है फ्रीडल क्राफ्ट FC, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और ऐसे ही फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवानी हो वो भी आप करवा सकते हो। एसिटिक एनहाइड्राइड में करवा लो या एसाइल हैलाइड में करवा लो इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो हमारे पास डेफिनेटली एसाइलेशन भी हो जाएगी on ortho as well as on para, and here the para is generally the major one. ठीक, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ऐसे बेटे ईथर के सारे रिएक्शन हो जाते हैं खत्म। ठीक है जी, ऐसे ईथर के सारे रिएक्शन खत्म हो जाते हैं। क्लियर? बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? So this is how you can easily do reactions of ether. Very simple. एक लास्ट बात बता रहा हूं ethers में, which are called as crown ethers. मिटा दीजिए इसको। Last thing in ether is crown ethers. Crown ethers. Now, what do you mean by crown ether? But they have three-dimensional shape similar to that of crown. एक क्राउन की तरह थ्री डिमेंशनल शेप होती है, तो इसलिए इसको क्राउन ईथर्स बोलते हैं। इसमें एटलीस्ट 4 ऑक्सीजन एटम होने चाहिए इन रिंग। ठीक, 4 ऑक्सीजन एटम होने चाहिए इन द रिंग मिनिममली। उससे ज्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम 4 एटम्स इन द रिंग होने चाहिए। लाइक आई एम फॉर्मिंग वन क्राउन ईथर। ये देखो 4 हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक, तो थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, ये क्राउन ईथर होगा। इसका नाम कैसे देते हैं बेटा? नाम तो हम लिखते हैं एक्स। देखो नाम लिखने का तरीका होता है एक्स क्राउन वाई। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्स क्राउन वाई? बेटा एक्स इज नंबर ऑफ टोटल एटम्स इन द रिंग एंड वाई इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये टोटल एटम्स, टोटल एटम्स, and y is oxygen atoms. Y is oxygen atoms. ठीक है जी। ठीक, जैसे इसका देखना है, इसका नाम करना है। टोटल एटम 1 2 3 4, ऑक्सीजन भी गिनने टोटल एटम्स में है ना, ऐसा नहीं करना कि ऑक्सीजन नहीं गिनने। तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसको लिखोगे 12 क्राउन
4 ऑक्सीजन एटम थे, तो 12 क्राउन 4 ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही तुम और ईथर से बना सकते हो। ये है, दिस ऑल्सो क्राउन ईथर। अब इसमें क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 क्राउन कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6, 24 क्राउन 6। गॉट इट और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो होता है, ये मेटल आयन के साथ एक होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप बना सकते हैं। जैसे मेटल आयन हो गया K पॉजिटिव, तो यहाँ पे होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप होती है, क्योंकि इसके अंदर वेकेंट स्पेसेस होती हैं, उसकी वजह से होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप हुआ करती हैं बच्चे। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इसको क्लैथरेट्स भी कई लोग बोल देते हैं। हालांकि क्लैथरेट्स जो होते हैं वो बेटे नोबल गैसेस के गैस हाइड्रेट कहलाते हैं, बट यहाँ पे ये होस्ट गैस रिलेशनशिप मेटल आयंस कैन इंटरैक्ट इन दैट। ठीक है, तो ये क्राउन ईथर्स थे। उम्मीद करता हूं क्राउन ईथर आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, इसको अगर हम बोले मेटल के साथ, तो इसको आप ना इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बोल लीजिएगा, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। क्लैथरेट मत बोलिएगा, कई लोग बोलते हैं। क्लैथरेट सिर्फ नोबल गैसेस में होता है, यहां नहीं होता है। यहां होस्ट गैस रिलेशनशिप होता है। मेटल आयन इज स्टोर्ड इन दिस क्राउन ईथर। ठीक, सो ये बेटा इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स हो गया, एंड दिस इज हाउ हम इसको खत्म कर देते हैं। तो ईथर जो हो गए ये खत्म हो गए बेटा जी। दिस इज ऑल अबाउट ईथर्स। ठीक, ये ईथर थे आपके पास, और आपका अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स का चैप्टर थॉरोली कंप्लीटेड। थैंक्स लॉट। अभी बोलो बेटा।